Hello friend, I am Anil Kumar. Today we are going to discuss the chapter current and electricity. This is the basically a 10th class chapter which we are going to discuss. Current, we are daily dealing too much electronical devices in our life. हम डेली अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस से काम लेते हैं। लाइक एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, एक कूलर, एक पंखा, एसी, टीवी। लेकिन क्या हमने सोचा है कि ये करंट, व्हाट इज़ दैट करंट, ये करंट है क्या? क्या हमें पता है इस करंट के बारे में कुछ? कहाँ से आता है ये करंट, कैसे बनता है? क्या है ऐसा उन वायर्स में जिनकी वजह से किसी भी एक सर्किट में करंट आ जाता है? सो लेट्स डिस्कस टुडे अबाउट करंट। तो मैं पहले बता देता हूँ कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। स्टेट दैट द करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो चार्जेस दैट एंड इट इज मेजर इन एम्पियर्स। तो हम बेसिकली करंट के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि करंट होता क्या है, करंट बनता कहाँ से है, कैसे मेज़र करते हैं करंट को, कौन सी डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं करंट को मेज़र करने के लिए। देन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो एक्सपेरिमेंटली दी गई थी कि हम करंट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन माने, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन को। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली मैं करंट आपको बता देता हूँ। करंट होता है बच्चे, जब भी कोई भी चार्ज एक पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है अनदर पॉइंट की तरफ, उसको हम बोलेंगे करंट। इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। नाउ कैन एनीबडी नो अबाउट व्हाट आर द चार्जेस? बच्चे चार्जेस होते हैं आयंस। आयंस कब बनते हैं? जब कोई भी एटम या तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसी और एटम को, या फिर किसी एटम से अपने लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। So basically what is electric current? An electric current is formed by the moving charges. जब भी चार्जेस मूव करेंगे उस टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा ही होगा। तो अगर आपने इसको डिफाइन करना हो प्रॉपरली, जैसे कि आपने एग्जाम में राइट करना होगा, ये डेफिनेशन आ जाती है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो हम उसमें ये बोल सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक करंट इज ए मेजर ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। तो हम गिवन क्रॉस सेक्शन में ये मान के चल सकते हैं, लेट अस से वी हैव अ पाइप। तो पाइप में जो पानी है, एक पाइप में पानी चल रहा है, हम उसको वाटर को एज्यूम कर लेते हैं कि दैट आर द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो पाइप का आप कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो, जो अगर आप पाइप को कट करोगे तो उसका फ्रंट फेस एक सर्कल के फॉर्म में बनेगा। तो सर्कल में से गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट। तो इसी तरह से एक वायर है, सिलेंड्रिकल होती है, अगर हम उसको फ्रंट से कट करेंगे इट विल बी इन द सर्कल फॉर्म। तो उस वायर में से गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस through the cross section of a conductor is called electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर बेसिकली यूज किया जाता है एंड इसके जो यूनिट्स होते हैं दैट इज द एम्पियर। सो फर्स्टली लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हम करंट को डोनेट करने वाले हैं आई से। आई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इन द फिजिक्स द सिंबल आई इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। Q, here Q is denoting the electric charge, or we can say Q is denoting the charges, whether it will be positive, whether it will be negative। ये charges को denote करता है Q। T is the time taken by the charges to move। तो कितने टाइम के लिए हम चार्जेस को नोट कर रहे हैं कि वो वायर में से मूव कर रहे हैं, दैट इज द टाइम। तो आप सिंपली टी को टाइम जो एक सेकंड में मेजर किया जाएगा, Q इज द चार्ज, इसके यूनिट होते हैं कूलम। हम अभी फर्दर भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी बार न्यूमेरिकल्स भी आते हैं पेपर में। तो आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर देख के चलना। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू इज द चार्ज एंड टी इज द टाइम टेकन। चलिए
आगे देखते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसके जो यूनिट्स होते हैं करंट को मेज़र करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एम्पियर। इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो लाइक 5 एम्पियर, तो आप 5 के साथ एक कैपिटल ए लगा दोगे। ए इज डिनोटिंग द एम्पियर। एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो एसआई यूनिट्स में हम जो कुछ भी मेज़र करेंगे वो सारा कुछ एसआई यूनिट्स में ही होगा। सो हाउ डू वी मेज़र द करंट? अब करंट को मेज़र कैसे किया जाता है? करंट को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस आती है जिसका नाम है एमीटर। एमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेज़र द करंट। और करंट के यूनिट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द एम्पियर। करंट इज मेजर इन एम्पियर, बट इट इज मेजर बाय एन इक्विपमेंट विच इज नोन एज एमीटर। तो एमीटर के जरिए हम करंट को मेज़र कर सकते हैं। अब बात आती है कि एमीटर को कनेक्ट कैसे करना है किसी भी एक सर्किट में, क्योंकि ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर सर्किट बनेगा, उसको भी अभी हम देखते हैं सर्किट कैसे बनेगा। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। फॉर द टाइमिंग आप इतना याद रख लीजिए कि एमीटर है जो वो सीरीज में कनेक्ट होता है। करंट मस्ट फ्लो इनटू पॉजिटिव टर्मिनल एंड लीव द नेगेटिव टर्मिनल। इसका मीनिंग ये है कि करंट नेगेटिव से स्टार्ट होता है चलना और वो पॉजिटिव की तरफ चलता है। हमारी बैटरी है एक, कोई भी हम अगर डीसी बैटरी की बात करें तो उसके दो टर्मिनल होते हैं। वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल, अनदर वन इज द नेगेटिव टर्मिनल। हम ये मान के चलते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड पे इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव टर्मिनल। So electrons start moving from the negative terminal to the positive terminal of the battery। तो ये एमीटर कुछ ऐसा होता है देखने में। आप जब भी लैब में देखोगे आपको एक ऐसा वहाँ पे इक्विपमेंट दिखाई देगा, दैट इज एमीटर। इसके बीच में शो किया होगा कैपिटल ए से, विच इज डेमोस्ट्रेट दैट इट इज़ द एमीटर। यहाँ पे ये आपके लिए रीडिंग स्केल दिया होगा। इसके मैंने जैसे बताया कि दो टर्मिनल होते हैं, वन इज द पॉजिटिव, अनदर वन इज द नेगेटिव। तो जो रेड वाला टर्मिनल होगा इसका, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल, एंड सेकंड ब्लैक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। 98 और 99% ये ब्लैक ही होता है। सो दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो आपने जहाँ पे भी पॉजिटिव टर्मिनल आपकी बैटरी का होगा उसके सीरीज में लाके एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दोगे, then negative terminal to the equipment in the circuit and further to the battery। अभी हमने स्टार्टिंग में एक बात डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने भी आपको बताया कि हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या लिखते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पहले जब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, बेसिकली एक एटम है, एटम के बीच में क्या है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो हम न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल, हमने 9th में पढ़ा है KLM शेल्स। तो हम वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को ऐड भी किया जा सकता है वहाँ पे। तो क्या है कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, scientists believe that electric current was caused by the movement of the positive charges। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे लेकिन करंट की डिस्कवरी हो चुकी थी उस टाइम तक, तो साइंटिस्ट का यही मानना था कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट आता है। although this idea was later proven to be wrong, बाद में ये आइडिया गलत प्रूव हुआ। तो उस टाइम पे दो तरह की हमारे पास थ्योरीज थी। एक तो थी कि कन्वेंशनल करंट फ्लो, करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो हमने उस टाइम पे ये एज्यूम कर लिया था कि पॉजिटिव आयन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ही करंट मूव करेगा। तो पॉजिटिव आयंस मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल करंट फ्लो की डायरेक्शन मानी गई थी उस टाइम। लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो एक अनदर टाइप थी जो बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए इसके बारे में तब बात की गई। तब ये माना गया कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से एक्चुअली, एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मोस्टली हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेके चलने वाले हैं। हम जब भी कोई भी टॉपिक करेंगे
हम कन्वेंशनल करंट को ही एज्यूम करके वो टॉपिक करेंगे। तो कन्वेंशनल करंट कहाँ से मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। जैसे कि एक सर्किट है, तो सर्किट का दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। ब्लैक वाला हमेशा नेगेटिव होगा, मैंने पहले भी बहुत बार बोला कि ब्लैक टर्मिनल विल बी द नेगेटिव। तो हम कन्वेंशनल में क्या बताने वाले कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ करंट टुवर्ड द नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से चलना स्टार्ट करता है और हमारे सर्किट में से पास होके पॉजिटिव की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, आप सिंपली ये एज्यूम करके चल सकते हो। तो नेगेटिव से चलकर पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये भी एक ट्रिक है इसको जस्ट रिमेंबर करने की। लेकिन हाँ, आप हमेशा कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लेके चलोगे। तो आपने करंट को कैसे एक सर्किट में शो करना है, आपने यहाँ पे एक एरो लगा देना सिंपली। तो एरो क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो चलिए अभी हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपके घर में आप छोटे होते हैं, हम एक्सपेरिमेंट कह लो, ये एक गेम खेलते हैं छोटी सी, हमें एक इंडिकेटर अगर मिल जाता है तो हम उसको ग्लो करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेल। एक सेल के साथ उसके दोनों टर्मिनल को हम वन बाय वन टच करते हैं। वन टर्मिनल ऑन द वन साइड ऑफ द सेल एंड अनदर टर्मिनल ऑन द सेकंड साइड ऑफ द सेल। तो इसमें क्या है कि वो बल्ब ग्लो कर जाता है। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे प्रॉपर, वो एक बच्चों वाली हमारी हैबिट थी। तो अब हम प्रॉपर सर्किट को ड्रॉ करने जा रहे हैं। हमने एमीटर के बारे में पढ़ लिया। ये एमीटर हमें किसके बारे में बताएगा, करंट के बारे में। तो हमने एमीटर के बारे में ऑलरेडी पढ़ रही है। एक हमें बल्ब चाहिए, तो मैंने अभी इंडिकेटर की बात की, हम बल्ब लेके चल रहे हैं। कनेक्टिंग वायर, ऑब्वियसली अगर एक बल्ब को बैटरी के साथ कनेक्ट करना है तो हमें वायर्स की भी नीड पड़ेगी स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि हम कंटिन्यूसली बल्ब को मान लो नहीं जगा कर रखना चाहते, तो हमें उसको ऑन या ऑफ करना पड़ेगा टाइम के अकॉर्डिंगली। और सेल, तो लेट अस सी हाउ दे विल सी। यहाँ पे ना मैंने इनके अब सिंबल्स यूज़ किए हैं, मैंने ओरिजिनल यहाँ पे सेल ड्रॉ नहीं किया, मैंने सेल के लिए उसका सिंबल यूज़ किया, क्योंकि अभी फिजिक्स में हम सिंबल करने वाले हैं। अभी कुछ नेक्स्ट पेजेस पे चलते हैं तो वहाँ पे आपको ये सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। तो ये सेल का सिंबल होता है, one is the you can say longer side, another is the smaller side। तो जो ऊपर वाली साइड आपको स्मॉल दिखेगी, नीचे वाली लार्ज। लार्ज हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को बोल लेंगे और स्मॉल वाली को हम बोल लेंगे दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो दोबारा देख लीजिए, पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो लार्ज इन साइज होगा, नेगेटिव टर्मिनल स्मॉल इन साइज होगा। और यहाँ पे मैंने बल्ब कनेक्ट किया है। अगर मैं फॉर द टाइमिंग इस एमीटर को रिमूव कर दूँ, भूल जाओ कि यहाँ पे कोई एमीटर है, तो क्या कि बल्ब का एक टर्मिनल सीधा नेगेटिव के साथ है और बल्ब का दूसरा टर्मिनल, स्विच को भी भूल जाएं अगर, तो पॉजिटिव के साथ है। तो बल्ब डायरेक्टली ग्लो कर गया। तो हमने रास्ते में ये स्विच लगा दिया। जब ये वायर इसके साथ टच होगी तो ऑब्वियसली ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एक पाथ मिल जाएगा यहाँ पे। सो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए तो हमारा सर्किट वर्क करने लग जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये होता है बच्चे सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ से फर्दर कोई भी और वायर नहीं जा रही, इसी वायर के रास्ते में ही इन बिटवीन हमने एमीटर लगा दिया। एमीटर में एक बात नोट कीजिए, ये मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल लगाए हैं। मैंने आपको बताया था एक रेड होगा और एक ब्लू होगा। तो ब्लू वाला या ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव को मैंने बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और ये इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का अगर मैं देखूँ तो ये एमीटर के ऑटोमेटिकली पॉजिटिव तक जा रहा है। तो एमीटर रास्ते में लगाया हुआ है, मीन सीरीज में लगाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं। तो ये बल्ब का सिंबल है। अब बल्ब के और भी एक दो तरह के सिंबल आएंगे, वो भी हम देखेंगे। ये हमारा स्विच का सिंबल है, ये एमीटर का सिंबल है और ये बैटरी। तो सर्किट कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा जब हमने एक कंप्लीट सर्किट ड्रॉ करना है। अभी एक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए का था, वायर्स, एक सेल, कोई भी सेल ले सकते हो, फॉर द टाइमिंग आई एम अज्यूमिंग ड्राई सेल, एक स्विच चाहिए और एक बल्ब चाहिए। तो ये कुछ कंपोनेंट्स, अगर आपको ये कंपोनेंट्स अपने घर पे मिलते हैं तो आप एक बड़े ही आराम से सर्किट को ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ द सर्किट वेरी इजीली एट योर होम।
लेकिन मैं यही आप सबको बोलूँगा कि घर पे ऐसा कुछ भी पंगा मत करना, क्योंकि ये डेंजर होता है। तो जब भी आप अपने टीचर्स के साथ स्कूल लैब में जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली आपके टीचर्स ये काम करवाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम बोल रहे थे कि करंट आ रहा है मूवमेंट ऑफ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस मूव करते हैं तो करंट आता है। अब चार्जेस आए कहाँ से? एक एटम में से। एटम में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो तरह के चार्जेस होते हैं। तो हमने यही अभी मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट है हमारे सर्किट में। तो पहले देख लेते हैं टाइप ऑफ चार्जेस। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। वन इज पॉजिटिव चार्ज जो कि हमेशा न्यूक्लियस के बीच में होता है, एंड सेकंड इज द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन के एल एम एन जो हमने लास्ट ईयर किया था, शेल्स। तो चलिए इसके भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सबसे पहले अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हमने थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया है। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज एंड वो मूव करता है टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऑपोजिट चार्जेस है, मैंने इसलिए क्या उनको लिख के डिफाइन किया। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेक्स्ट चलते हैं। लाइक चार्जेस यू नो वेरी वेल रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रिपेल करेंगे, वैसे ही नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज रिपेल ईच अदर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। बच्चे अगर आपके पास अगर एक सर्किट में कुछ चार्जेस हैं और आप उसमें और चार्ज ऐड करते हो तो क्या चार्ज सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा? आंसर इज ऐड होंगे चार्जेस। तो ये 12th क्लास में हम स्टडी करेंगे कि हाउ दे विल ऐड। फॉर द टाइमिंग यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मीन्स ऐड होते जाते हैं। जब भी आप किसी सर्किट में कुछ चार्जेस डालोगे तो वो मल्टीप्लाई या उसका स्क्वायर क्यूब नथिंग विल हैपन सच लाइक दैट। वो सिंपली ऐड होते जाएंगे। लाइक पहले 1 क्यू चार्ज था, हमने चार्ज को क्यू के साथ डिनोट किया। मैं उसमें 1 क्यू और डाल देता हूँ तो वो 2 क्यू हो जाएंगे, ना कि क्यू स्क्वायर बन जाएगा। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। बच्चे क्वांटाइज, इसी वर्ड के ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ। क्वांटाइज एक वर्ड लिया गया क्वांटा से। क्वांटा का मीनिंग होता है अ पैकेट ऑफ एनर्जी। अब अगर एक पैकेट को मान के चले तो एक पैकिंग में आएगा। कोई भी एक पैकेट है वो प्रॉपरली पैक किया होगा। अगर हम उसको बोलें कि हमें हाफ पैकेट दे दो, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें शॉपकीपर वो हाफ पैकेट नहीं देगा, वो यही बोलेगा कि इसकी पैकिंग लाइक 1 kg की है तो आपको 1 kg बाय करना पड़ेगा, कोई भी सामान हो लाइक शॉप में से। तो उसी तरह से अगर हम एक एटम में से चार्ज को बाहर निकालना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं उसमें कुछ और चार्ज, तो उसके लिए क्वांटा वर्ड यूज़ किया गया। हम या तो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं या पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। ये नहीं कि हम 0.5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे या 0.5 इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव कर देंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए क्वांटाइज चार्जेस को बोला गया कि वो क्वांटाइज है। एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही चार्ज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लाइक जैसे ये मैंने यहाँ पे एक रफली एक एटम को ड्रॉ किया हुआ है। सेंटर में उसका न्यूक्लियस है जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज ये येलो कलर में दिखाया हुआ है। जो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, देन सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसमें से मैं रिमूव करना चाहूँ तो मेरे को ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। ये नहीं कि हाफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, नो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए हमें पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। तो ये होता है चार्जेस आर क्वांटाइज। वैसे आप ये डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन के एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, 2 रिमूव होते हैं, 3 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, टू व्हाट्सोएवर विल बी। लेकिन वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये एक चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि कितना चार्ज ऐड हुआ या उसमें से निकाला गया। Q इज इक्वल टू N इंटू ई। तो जो यहाँ पे N है, यह N एक इंटीजर है और जो ये E दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसकी वैल्यू
हमारे पास होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे क्यू चार्ज है, एन इज एनी इंटीजर 1 2 3 4 व्हाटसोएवर इट विल बी, is the electronic charge whose value is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। कूलम मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये चार्ज के यूनिट होते हैं। तो ई के यूनिट तो हो गए चार्ज वाले, एन एक इंटीजर है, इंटीजर के कोई यूनिट नहीं होते, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल क्यू के यूनिट्स क्या हो गए, कूलम। यस, वेरी गुड। तो कूलम को डिनोट करने के लिए हम सिंबल यूज करने वाले हैं यहाँ पे कैपिटल सी। फिजिक्स में जब भी आपने चार्ज के यूनिट्स लिखने होंगे आप वहाँ पे क्या लिख दोगे, कैपिटल सी। चलिए ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं जल्दी से। इन 1 मिनट, एक मिनट कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, इन अ 1 मिनट, 1 मिनट ये टाइम गिवन है हमें, तो आप टाइम अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, t इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, यस करेक्ट आंसर 60 सेकंड। तो टाइम को आप सीधा कन्वर्ट करके लिख लीजिए 60 सेकंड, क्योंकि टाइम हमेशा ही हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो चलिए अगेन रीड करते हैं। इन 1 मिनट 60 माइक्रोकूलम ऑफ चार्जेस पासिस थ्रू अ पॉइंट इन ए सर्किट। कितना चार्ज पास होता है, 60 माइक्रोकूलम। तो 60 माइक्रोकूलम ये हमें चार्ज गिवन है, तो हमें Q भी गिवन है, हमें T भी गिवन है। तो देखिए क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। करंट का फॉर्मूला मैंने पहले आपको बताया था, इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q हमें गिवन है 60 माइक्रोकूलम। तो जब भी माइक्रो से आपने सिंपल यूनिट्स में आना है, उसको 10⁻⁻6 से क्या कर दिया करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर। तो ये हम यूज़ करेंगे फिलहाल बाद में। तो पहले हमने यहाँ पे क्या किया, 60 माइक्रोकूलम था, तो माइक्रो की वैल्यू क्या थी, 10⁻⁻6, कूलम एज इट इज आ गया साथ में। टाइम को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था, टी की वैल्यू हमने फिल कर दी यहाँ पे 60 सेकंड। 60 से 60 कट, तो हमारा क्या रह गया, 1 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। अभी आप सोच रहे होगे कि कूलम एम्पियर में कैसे कन्वर्ट हो गया। बच्चे कूलम नहीं, यहाँ पे कूलम पर सेकंड, कूलम के नीचे सेकंड भी पड़ा है, तो ये क्या बन गया, यूनिट्स कूलम पर सेकंड। तो ये एक एम्पियर के इक्वल होते हैं, क्योंकि कूलम पर सेकंड ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, और आई के यूनिट्स क्या है, एम्पियर। तो ये बेसिकली 10⁻⁻6 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो अगेन 10⁻⁻6 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, माइक्रो। तो 10⁻⁻6 की जगह पे मैंने म्यू लिख दिया, इसको म्यू बोलते हैं, माइक्रो। माइक्रो आ गया 10⁻⁻6 के लिए, एम्पियर एज इट इज। तो आंसर क्या आ गया, 1 माइक्रो एम्पियर। तो चलिए यहाँ पे हमारा करंट के बेसिक टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो चलिए जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, हमने करंट में क्या क्या डिस्कस किया। हमने करंट में डिस्कस किया कि करंट सबसे पहले है क्या, तो इसमें हमने बोल दिया कि ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस, जहाँ पे भी कोई चार्ज मूव करेगा वहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा। तो करंट को मेजर किससे किया हमने, एमीटर से। उसके यूनिट्स क्या हैं करंट के, एम्पियर। करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। उसके बाद हमने चार्जेस के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट आर द चार्जेस। तो चार्जेस आर बेसिकली आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो चार्जेस की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मीन्स पैकेट ऑफ एनर्जी। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे करंट की बात होगी ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा ही आएगा। अभी हमने बोला कि करंट क्या था, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। अगर चार्ज को मूव करवाना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर हमने किसी भी चीज़ को मूव करवाना है तो हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क करवाना पड़ेगा वहाँ पे। तो वहीं से एक टर्म हमारे पास आई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन
in moving a positive charge from infinity to the given point is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लीजिए हमारे पास बहुत ज़्यादा दूर चार्ज है, तो उस चार्ज को हम वहाँ से मूव करवा के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आते हैं, तो उसको लगा वहाँ से मूव करवाने में, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में कितना वर्क हुआ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक यूनिट चार्ज नहीं है, काफ़ी सारा चार्ज है, तो कितने चार्ज को मूव करवाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कितना वर्क किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय वी। तो इसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है, और इसके जो यूनिट्स हैं दैट इज वोल्ट। पोटेंशियल किस में मेजर किया जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा वोल्ट में मेजर किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे मैंने आपको बता ही दिया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितना चार्ज हमने मूव करवाया, उसको मूव करवाने के लिए कितना वर्क किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका अगर फॉर्मूला बनाना हो, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, W वर्क डन के लिए, Q चार्ज के लिए। यहाँ पे मैंने स्मॉल q लिख दिया, तो आप कैपिटल भी लिख के चल सकते हो, इट डजेंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। कैपिटल और स्मॉल बोथ आर यूज फॉर द चार्जेस, तो आप कोई भी लिख सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अगर आपने स्टार्टिंग में कैपिटल लेके चलते हो तो आप थ्रू आउट द चैप्टर कैपिटल में ही लेके चलना। अगर स्टार्टिंग में स्मॉल लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, थ्रू आउट द चैप्टर टेक इट स्मॉल q, इट डजेंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन फॉर यू। तो एक ना इसमें बोर्ड के एग्जाम्स में काफ़ी बार एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 वोल्ट। मैं चाहता हूँ कि मेरा इस फॉर्मूले से मैं V की वैल्यू निकालूँ और वो आ जाए 1 वोल्ट। ये कब पॉसिबल है? जब ऊपर और नीचे वाले दोनों सेम हो जाए, मीन्स वर्क डन हो 1 जाउल, जाउल इज द यूनिट ऑफ वर्क बेसिकली, एंड एक कूलम चार्ज को मूव करूँ, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 मेरा आंसर आ जाएगा 1। तो इसको देखिए मैं कैसे डिफाइन करूँगा। An electric potential is said to be 1 volt when 1 joule work is done moving 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए जब मैं 1 जूल वर्क करूँगा, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? 1 वोल्ट। तो चलिए अभी हम एक नई टर्म सीखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला इसका भी सेम रहने वाला है, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। लेकिन डिफरेंस का मीन्स क्या होता है? दो चीज़ों में अनबैलेंस होना, हम उसी को ही बोल सकते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए ये मेरे पास दो वाटर टैंक है, ए एंड बी, बोथ आर फिल्ड विद द वाटर, दे आर कनेक्टेड विद द पाइप। क्या ए टैंक से बी टैंक में वाटर फ्लो अपने आप कर सकता है? यहाँ पे do you think that in that condition water can flow from A to B? Yes, water doesn't flow from A to B because on the both side level is same. Now tell me, can it flow? Yes, definitely it will start flowing from tank A to the tank B up to the time when they doesn't create balance. तो यही तो बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस है। एक साइड पे जब चार्जेस ज़्यादा हैं, दूसरी साइड पे चार्जेस कम है, तो चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। तो अब हमने यही बोला था कि चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाली साइड पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, पॉजिटिव वाली साइड पे हमारे पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली क्या है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे, दैट साइड इट विल स्टार्ट फिलिंग, इन दैट वे करंट इज जनरेटेड। और जो ये डिफरेंस है, जो बी के ये वाइट वाला पोर्शन है, बेसिकली ये इस डिफरेंस में काउंट होगा, क्योंकि बी के पास सिर्फ इतना सा चार्ज है, तो जो कम है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उस अमाउंट को हम क्या बोल देंगे? वो एक डिफरेंस है। तो चलिए नेक्स्ट इसी को ही थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को।
चलिए इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम अब ली है, ये नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे, दैट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल। जो वोल्ट मीटर हमारा लगने वाला है वो यहाँ पर हम पैरेलल में लगाने वाले हैं। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल। उसका एक रीज़न है, इस पॉइंट पे कितना चार्ज है और इस पॉइंट में कितना चार्ज का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वोल्ट मीटर हमें वो बताएगा पैरेलल में। तो ये हम कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर को। यहाँ पे पूरा एक सर्किट ड्रॉ किया गया जिसमें एक बल्ब है, इलेक्ट्रॉन विल मूव नो डाउट लाइक दैट, लेकिन वोल्ट मीटर यहाँ पे हमें बताएगा कि एट दैट एंड और एट दैट एंड इन दोनों में डिफरेंस कितना है चार्जेस में। तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की स्ट्रक्चर भी बेसिकली एमीटर की टाइप ही होती है, जहाँ पे हमने वहाँ पे देखा था कि कैपिटल ए है, इसमें क्या होगा कैपिटल वी। तो चलिए इलेक्ट्रिक सर्किट में से कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। सबसे पहला ये स्विच के दो सिंबल्स हैं, ये डिसकनेक्टेड मीन्स उसको ओपन सर्किट हम बोलेंगे जब इस तरह का हम सिंबल यूज़ करेंगे कि करंट चार्जेस यहाँ से आए लेकिन दूसरी वायर में मूव नहीं कर रहे, बीच में गैप आ जाता है। तो ये ओपन स्विच है, जब इस वायर को क्लोज कर देंगे तो उसको हम क्लोज स्विच बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करने लग जाएंगे। ये एक सेल, जब ये एक सिंगल पॉजिटिव टर्मिनल एंड सिंगल नेगेटिव टर्मिनल होगा तो उसको हम सेल बोल देंगे। ये अब बैटरी है, अब इसमें मल्टीपल सेल कनेक्टेड है। अगर आप ध्यान से देखें, पहले पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो ये तो हो गया एक सेल, अगेन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, तो ये हो गया दूसरा सेल। तो जब नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इट इज फॉर्म अ बैटरी। और डीसी पावर सप्लाई, ये हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल के साथ शो कर रहे हैं, वैसे सेल भी एक डीसी पावर सप्लाई होता है बेसिकली। एसी पावर सप्लाई के लिए बीच में हम ये कर्ली एस डाल देंगे, सो दैट इज कॉल्ड एसी पावर सप्लाई। एसी और डीसी में ये डिफरेंस है, जब भी हम बैटरी या सेल लगाएंगे वो डीसी के लिए होगा, एसी के लिए हम ये सिंबल यूज़ करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक वालों के लिए मैं आपको ऑलरेडी एक सिंबल बता चुका हूँ कि वो किस तरह का होगा। एक राउंड लीजिए, उसके बीच में क्रॉस लगा दीजिए, तो ये आपका सिंपली सिंबल हो जाएगा। हाँ, आपको कलरिंग करने की कोई नीड नहीं है, आप सिंपली पेन पेंसिल से, मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी कोई भी सर्किट ड्रॉ करना हो उसको हमेशा ही पेंसिल से ड्रॉ कीजिए। उसका एक रीज़न है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है आप उसको इरेज करके करेक्ट कर सकते हो, लेकिन पेन से करोगे कटिंग हो जाएगी तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा। चलिए वायर के जॉइंट्स देख लेते हैं। ये एक सीधी वायर जा रही थी, उसके बीच में से एक वायर निकल रही है, तो ये जॉइंट है। जहाँ पे भी टी बनता होगा ना, ये एक इन्वर्टेड टी आप बोल सकते हो या रोटेटेड टी, तो ये एक टी बन रहा है। जहाँ पे भी टी बनता होगा वहाँ पे एक जॉइंट निकल रहा होगा। इसको हम पैरेलल सर्किट के लिए भी ट्रिक को यूज़ करने वाले हैं। वायर कनेक्टर, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, तो ये सारे सिंबल्स दिए हैं। फ्यूज़, बच्चे फ्यूज़ भी सीरीज में कनेक्ट होता है। तो फ्यूज़ का क्या काम है, जब भी हमारे पास करंट की अमाउंट इंक्रीज होती है हमारी नीड से या इक्विपमेंट की नीड से ज़्यादा अमाउंट में करंट सर्किट में आता है तो फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है और सर्किट को बचा लेता है। इसकी अभी हम फंक्शनिंग पूरी पढ़ेंगे। खैर, कॉइल ऑफ वायर, गैल्वेनोमीटर, बच्चे पहले गैल्वेनोमीटर यूज़ किया जाता था करंट को मेजर करने के लिए, लेकिन ये करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। इसकी नीडल बिल्कुल सेंटर में होती है, तो ये लेफ्ट या राइट दोनों साइड पे मूव कर सकता है गैल्वेनोमीटर की नीडल। तो ये बताता है कि पॉजिटिव करंट का साइकिल आ रहा है या नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, या कौन से टर्मिनल पे गैल्वेनोमीटर किस तरह से कनेक्टेड है। तो गैल्वेनोमीटर एक तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है और दूसरा करंट की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है करंट को मेजर करने के लिए, ये इसका सिंबल है। वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है जो वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, ये उसका सिंबल है। अगेन टू वे की बोल सकते हो, ये की जैसे भी ऊपर वाली वायर के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ से रिमूव करके इसको नीचे वाली वायर में अगर मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ तो वहाँ पे भी कर सकते हो। ये टू वे की, ये हम ओम्स लॉ करेंगे नेक्स्ट, तो वहाँ पे हमें हेल्पफुल रहेगा ये। ओके, जब भी हमने अर्थ करना होगा, आपको पता है कि एक अर्थ वायर दी होती है। आपने 7th क्लास में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ अर्थिंग। तो जब भी हम किसी भी इक्विपमेंट की अर्थिंग करते हैं, स्पेशली द इक्विपमेंट विच हैव द मेटेलिक बॉडी,
like a press in our home, कूलर बॉडी दैट इज़ आल्सो मेटल, तो उसमें कई बार करंट आ जाता है ड्यू टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन द कूलर। तो वो क्या कि हम उसकी मेटेलिक बॉडी से एक वायर लेके उसको ऑटोमेटिकली आपकी होम फिटिंग में अर्थ किया होता है, अर्थ के अंदर एक वायर डाली होती है, काफ़ी नीचे तक लेकर जाते हैं उस वायर को, तो करंट सारा अर्थ में फ्लो कर देती है, हमारी बॉडी में से करंट पास नहीं होता। ये कैपेसिटर का। अब कैपेसिटर और बैटरी में एक डिफरेंस है। कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल इक्वल हैं, बैटरी में एक या सेल में एक स्मॉल और एक लार्ज होता है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये सारे सिंबल्स आप बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाले हैं ये सिंबल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी इलेक्ट्रिक सर्किट, हमारे पास दो तरह के सर्किट होते हैं। वन इज द ओपन सर्किट एंड सेकंड इज द क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्या है? अ सर्किट इन विच करंट इज अनएबल टू फ्लो थ्रू द ब्रेक्स इन द सर्किट। लाइक मैंने आपको बताया कि स्विच अगर ओपन है उसका, तो वायर में कुछ इस तरह से वो जॉइंट है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होकर यहाँ पे दूसरी साइड पे अपने आप नहीं जा सकता जब तक ये जॉइंट नहीं आता। सो दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। तो ये ओपन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने आप दूसरी साइड पे नहीं जा सकता। तो जब भी सर्किट में एक वायर में कुछ ऐसा स्पेस आ जाएगा उसको हम बोल देंगे ओपन सर्किट। आइए देख लेते हैं अभी हम डायग्राम में। तो यहाँ पे ये ब्रेक आ रहा है, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, ये वायर कनेक्टेड नहीं है इस वायर के साथ, ओपन स्विच भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा यहाँ पे, तो ये एक ओपन सर्किट की एग्जांपल है। क्लोज सर्किट में क्या आएगा, ये स्विच हम क्लोज कर देंगे तो यहाँ से डायरेक्टली करंट फ्लो कर जाएगा। एक आता है बच्चे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट इज अ सर्किट इन विच टू पाथ्स आर प्रोवाइडेड टू द करंट। लाइक ये एक सर्किट था, अभी ये रास्ते में एक रेजिस्टेंस है या एक बल्ब दिया हुआ है हमने यहाँ पे, तो करंट यहाँ से भी होके जा सकता था, और सेकंड हमने बाईपास दे दिया करंट को पाथ कि भाई तू ये वायर एक्स में से जा सकता है इस वायर में से, तो यहाँ से भी मूव। अब करंट डेफिनेटली वो प्लेस सेलेक्ट करेगा जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगी, रुकावट कम मिलेगी, तो उस पाथ में से जाना लाइक करेगा करंट। तो ये होता है शॉर्ट सर्किट इन विच एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ लो रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट एंड हैंस द करंट फ्लो थ्रू द वायर एक्स इंस्टेड ऑफ द बल्ब। तो इसमें एक अल्टरनेटिव पाथ में गिवन होगा, तो उसमें वो हम बोल देंगे उस सर्किट को शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे आप एक बात नोट करना, एमीटर मैंने हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए ये क्लोज सर्किट, यहाँ पे स्विच हमने क्लोज भी किया हुआ है, तो यहाँ पे करंट फ्लो कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसको दो पाथ मिल रहे हैं, तो वो लो रेजिस्टेंस पाथ को सिलेक्ट कर लो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। कमेंट करके ज़रूर बताना लेक्चर कैसा लगा। और हाँ, फॉर द फर्दर अपडेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरी आने वाली फर्दर सारी वीडियोस की अपडेट साथ के साथ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।